नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों पुराने साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। जिस तरीके से अभी तक हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था बिलियन सोल्यूशन, उस सोल्यूशन चैप्टर में हमने बहुत बेसिक सी बातें कर दिया था। हमने सबसे पहली बात आपको बता दिया कि इसमें केवल और केवल कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, एक सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। तो एक होता है विलेय, दूसरा कौन सा होता है? विलायक। पहला विलेय होता है, दूसरा कौन सा होता है? विलायक। हम लोग ने कहा था कि जो कम मात्रा में रहता है, कम मात्रा में रहता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? विलेय। और जो अत्यधिक मात्रा में रहता है, कौन से मात्रा में रहता है? अत्यधिक मात्रा में रहता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? विलायक। लेकिन ये इसकी सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में। क्योंकि हमने कल आपको जब विलियन को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित करके देखा था, पहला अवयवों के आधार पर हमने जब देखा था, और दूसरा किस अवस्था में देखा था? भौतिक अवस्था के आधार पर देखा था। किस अवस्था के आधार पर देखा था? भौतिक अवस्था के आधार पर देखा था। अवयवों के आधार पर हम लोगों ने कितने भागों में देखा था? 5 भागों में देखा था। और भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोगों ने 3 भागों में देखा था। यहां तक हमने बता दिया था। भौतिक अवस्था में 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक ठोस विलयन होता है, दूसरा कौन सा विलयन होता है? गैस विलयन होता है, दूसरा कौन सा विलयन होता है? गैस विलयन, और तीसरा कौन सा होता है? द्रव विलयन। कौन सा विलयन? द्रव विलयन। ये 3 बातें हमने आपको बता दिया था। और हमने ये भी बात बताया था कि विलयन में जो 2 कंपोनेंट में हम लोग बांट के देखते हैं, जो अवयवों के आधार पर जब हम लोग बांट के देखते हैं, वहां पर भूमिका कौन निभाता है? तो वहां पर विलेय भूमिका निभाता है। कौन भूमिका निभाता है? विलेय। और यहाँ पर कौन भूमिका निभाता है भौतिक अवस्था में? विलायक। कौन भूमिका निभाता है? विलायक। अगर जैसे हमने कह दिया ठोस विलयन है, तो ठोस विलयन है तो हम एक तरीके से कह दें, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं विलेय, लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग विलायक लिख देते हैं। एक तरफ हम लोग विलेय लिख देते हैं, दूसरी तरफ क्या लिख दे रहे हैं? विलायक। अगर विलेय में हमने द्रव लिख दिया, मतलब ठोस, द्रव और गैस लिख दिया, 2 द्रव गैस लिख दिया, 3 लिख दिए। और इधर भी हमने विलायक में भी क्या लिख दिया? ठोस, द्रव, गैस लिख दिया। अच्छा, भूमिका किसकी रहती है यहाँ पर? हमेशा मैंने बताया था आपको कि जब भौतिक अवस्थाओं की बात करते हैं तो भूमिका किसकी रहती है? विलायक की भूमिका रहती है। किसकी भूमिका रहती है? विलायक। आप देखोगे इससे ठोस से ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, फिर इस तरीके से द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, इसी तरीके गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। तो ये हमारे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक बातें हैं। जैसे आपसे कोई बोल दे ठोस का ठोस में विलयन क्या होगा? ठोस का ठोस में विलयन बता दो। अब कोई तुमसे पूछे क्या जवाब दोगे? जवाब बताओ, जवाब दोगे क्या? अच्छा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक तरीके से बोला जाए जीके जीएस के बेस पर क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस जानते हो ना, जनरल नॉलेज के तरीके क्वेश्चन होते हैं। ऐसे अब ठोस और ठोस का अगर तुम विलयन बना दो, लेकिन एक ठोस किसमें होना चाहिए? विलेय में होना चाहिए, दूसरा किसमें होना चाहिए? विलायक में होना चाहिए। तो आप क्या करो, कॉपर और जिंक, क्या कर लो? कॉपर ले लो और जिंक ले लो। कॉपर और जिंक का विलयन बना दो। किसका विलयन बना दो? कॉपर और जिंक का विलयन बना दो। तो आपको मिलता क्या है? पीतल। क्या मिल जाता है? पीतल। क्या मिल जाता है? पीतल। अच्छा, पीतल को इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं। बहुत समझाया। उसी तरीके से द्रव का द्रव में विलयन बना दोगे, फिर ठोस का द्रव में बनाकर, ठोस का द्रव में बनाओ, ठोस का द्रव के साथ विलयन बनाओ, ठोस का द्रव के साथ, ठोस का द्रव के साथ। तो ठोस क्या हमारे पास? चीनी ले लो। ठोस में क्या ले लो? चीनी ले लो। और द्रव में क्या ले लो? पानी ले लो। पानी ले लो, बन गया। अच्छा, मैं कहता हूं ठोस का गैस के साथ विलयन। ठोस का किसके साथ विलयन? गैस के साथ विलयन। ठोस में आप क्या ले लो? वायु ले लो। वायु में धुएं का विलयन बना दो। वायु में किसका विलयन? धुएं का विलयन। तो क्या आपका है? ठोस का गैस में विलयन हो जाएगा। ठोस का किसमें विलयन हो जाएगा? गैस में। उस तरीके से द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, जेली हो गया, पारा हो गया, सोना हो गया, ये सारी चीजों में आप विलयन बना सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरीके से आप चीजें पढ़ेंगे क्लास 9 में, इसलिए हम इस पे इतना ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं।
बाकी आपने सारी चीजें पढ़ा है क्लास 9th में, और ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। आपके एग्जाम के सिलेबस में तो हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, इसलिए इसकी हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। समझा रहे नहीं समझा रहे? केवल आपको जो बातें याद रखनी थी वो कौन सी बातें याद रखनी थी कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा कौन सा होता है, विलायक होते हैं। और उसके बाद हमने विलियन को कितने भागों में बांट के रखा था, विलियन को हमने दो भागों में बांट के रखा था। पहला कौन सा कंपोनेंट भौतिकी अवस्था के आधार पर बांट के रखा था, दूसरा किस अवस्था के आधार पर, अवयवों की अवस्था के आधार पर। अवयवों की अवस्था के आधार पर हम लोगों ने किस भागों में उसका भूमिका निभाते हुए डिस्क्राइब किया, तो वहां पे हमने विलेय को लिया। लेकिन जैसे ही भौतिक अवस्था में हमने किसको लिया भूमिका में, विलायक को लिया। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? जैसे आप याद रखोगे सारी चीजें आपको समझ में आना चालू हो जाएंगी। तो अभी हम लोग अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है विलियन। विलियन में हम जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों की हम लोग बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आता है विलेयता किसे कहते हैं। किसे? पहला जो अपना जो टॉपिक आया है विलेयता, पहला टॉपिक का नाम सॉलिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सॉलिबिलिटी। विलेयता होता क्या है रामजी बाबू, विलेयता होता क्या है? तुमसे कोई पूछे विलेयता है क्या, तो सबसे पहली गलती जो बच्चे कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहली गलती हमें मेजरमेंट को ध्यान में रख के चलना है। मेजरमेंट के साथ गलती नहीं करनी है। अगर आप सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो, विलियन चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी जो मेजर गलती जो बच्चे करते हैं, उनको कंपोनेंट के जो होते हैं केजी लिखेंगे कि लीटर लिखेंगे कि ग्राम लिखेंगे, उनको यही चीजों में दिक्कत होता है। बार बार दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स के साथ लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप चीजें लिखोगे, मैंने एक बार आपको एक सिंपल सी तरीके से बात बता देता हूं, तो आपको टोटली 5 ताप पढ़ने होते हैं। कितने ताप पढ़ने होते हैं? 5 ताप। कितने ताप पढ़ने होते हैं? 5 ताप। कौन कौन सा? एक विलेयता, दूसरा क्या, मोलरता, नार्मलता, उसके बाद फार्मलता। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज और जोड़ दो, मोल प्रभाव। क्या जोड़ दो? एक चीज और, मोल प्रभाव। तो टोटली आप इतनी चीजों को आप लोग देखते हो, इतनी चीज पढ़ते हो, तो याद कैसे रखोगे? 5 तार के हिसाब से। कैसे याद रखोगे? 5 तार के हिसाब से। अगर आपने इतनी चीजें याद रख लिया, तो आप ये मान के चलो कि आपने क्लास 11th का 50% सिलेबस उड़ा दिया। कितना परसेंट सिलेबस उड़ा दिया? 50% सिलेबस उड़ा दिया। समझ आ रही है मेरी बात? कितना परसेंट सिलेबस उड़ा दिया? 50% सिलेबस उड़ा दिया। तो ये जो चैप्टर है, हम ये एक तरीके अगर मैं कहूं तो 11th और 12th के दोनों के बच्चों के लिए कंबाइंड पढ़ाया जा सकता है। 11th वालों को पूरा 12th तक पढ़ा दिया जाए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जेईई के एग्जाम में क्या होता है, जेईई के एग्जाम में जब भी हम लोग देखते हैं, तो जेईई के एग्जाम में हम लोग पूरे चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। ऐसे हमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो मोल कॉन्सेप्ट अगर सोल्यूशन है तो पूरी तरीके से हम लोग सोल्यूशन पढ़ते हैं। और क्या करते हैं, हम पूरे चीजों को देखते हैं। वहां समझ आ रही है मेरी बात? पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे तो वाष्प दाब आ गया, क्वथनांक उन्नयन आ गया, अनुमान आ गया, जो चीजें आ गई सारी चीजें हम लोग वहां पे देखते हुए चलते हैं। तो हमने पहली बात करना है विलेयता किसे कहते हैं, सॉलिबिलिटी क्या होता है। तो जैसे तुम्हारे पास विलेयता आएगा, तो विलेयता में तुरंत दिमाग में लगाना है 100 ग्राम लाना है। क्या लाना है? 100 ग्राम। क्या लाना है? 100 ग्राम। किसी पदार्थ की व अधिकतम मात्रा क्या बताओगे? किसी लिख देता हूं, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, वह अधिकतम कौन सी मात्रा? वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर अभी मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, कितने ग्राम विलायक में? 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? जल्दी से बताओ बाबू साहब। विलेयता बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? विलेयता। अब देखो,
तो हमें कौन कौन से की पॉइंट जो हमें पकड़ना है, पहले की पॉइंट समझते हैं। पहली बात है, हमें 100 ग्राम विलायक की बात याद रखनी है। पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विलेता किसमें चलता है, विलायक की बात करता है, और 100 ग्राम विलायक की बात करता है। किसकी बात करता है, 100 ग्राम। तो हमें भले ही मूल्य पदार्थ था, अधिकतम था, स्थिर ताप था, लेकिन सबसे पहला जो चीज याद रखना है, पहले तो 100 ग्राम याद रखना है। लेकिन 100 ग्राम क्या, 100 ग्राम आपका विलायक, 100 ग्राम विलायक। तो विलायक विलेता किसमें काम करता है, 100 ग्राम विलायक के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, 100 ग्राम विलायक के लिए काम करता है। तो कैसे इसकी डिफिनेशन दोगे। अच्छा, यहाँ पर ताप को हम लोग क्या करते हैं, ताप जो होता है निश्चित ताप की बात करते हैं। कौन सी ताप की बात करते हैं, निश्चित ताप पर। तो आपको इसकी डिफिनेशन मैंने क्या बताना, इसकी डिफिनेशन जल्दी से बोलो। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप एक कांस्टेंट ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाए। कितने ग्राम विलायक में घुल जाए, 100 ग्राम विलायक में अगर घुल जाता है तो इतनी बात याद रखो, 100 ग्राम विलायक में अगर कुछ घुल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विलेता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलेता। अच्छा, फिर जल्दी से एक बात याद रखो, जब भी विलेता आएगा, जब भी विलेता आएगा, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो सबसे पहला काम दिमाग में क्या रखना है, जल्दी बताओ। 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक क्या याद रखना है, 100 ग्राम विलायक। 100 ग्राम विलायक। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब चलो हम लोग जल्दी जल्दी से इसके बहुत सारी बातों को हम लोग ध्यान दे देते हैं। अच्छा, विलेयता में और क्या चीजें याद रखनी है, जैसे गैस की द्रव में विलेयता की बात करते हैं। चलो सारे लोगों की बात करें ना, गैस की अगर द्रव में विलेयता की बात करो तो गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता कैसे होगा। चलो इसकी बात बताओ, हमसे कोई पूछ लिया भैया कि गैस को अगर द्रव में अगर आप विलय कर रहे हो, विलेयता, तो विलेयता का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके क्या आना चाहिए कि विलायक कितना ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। तो हमने पहले दिमाग जल्दी ला दिया, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक ला दिया, 100 ग्राम विलायक। अच्छा, ये बात बताओ, ये द्रव नहीं है, द्रव, द्रव माने पानी, द्रव माने पानी। अच्छा, पानी और विलेयता, विलेयता किसके बारे में डिफाइन कर रहा है, विलायक के बारे में डिफाइन कर रहा है। अब बोल रहा है कि गैस की द्रव में विलेयता के बारे में बताओ। तो यहाँ से हम लोग लिंक करना चालू करेंगे, चीजों को क्या करना चालू करेंगे, जोड़ना चालू करेंगे। तो हम ये बात बोल सकते हैं, अलग अलग गैस की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, अलग अलग। क्या बता सकता हूँ, पहला कॉन्सेप्ट, पहली बात हम लोग ये बता सकते हैं कि अलग अलग जो गैस होते हैं, जो अलग अलग जो गैस होते हैं, उनके लिए जो द्रव की जो विलेयता होती है वो भी कैसे होती है, अलग अलग। पहला पॉइंट ये दिमाग में आना चाहिए। बात सही बात आ रही नहीं, बता रहा है क्या भाई, कौन सा तुम गैस ले रहे हो, किस तरीके का गैस ले रहे हो, वो तो डिफाइन करना पड़ेगा ना तुम्हें। तुम कौन सा गैस लियो, हाइड्रोजन गैस लियो, कौन सा गैस लियो, गैस तुमने जो लियो रहोगे, अब वो गैस को हमको पानी में घोलना है, तो कैसे घोल रहे हो भाई साहब, विलेयता के हिसाब से घोलोगे। जब घोलने की बात करो तो अलग अलग गुण निकलेंगे ही निकलेंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अलग अलग गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है, अलग अलग गैसों की जो द्रव में विलेयता जो होती है, द्रव में जो विलेयता होती है वो कैसी होती है बाबू साहब, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलेयता को लेकर, विलेयता को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें हम लोग पहला फैक्टर देख रहे हैं, गैस की द्रव में विलेयता। अगर किसी गैस को अगर जब द्रव में घोला जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो मैंने पहले ही बात बता दिया कि अगर गैस जो है अलग अलग गैस हैं, अगर उनको द्रव में घोला जाता है, द्रव में मिलाया जाता है, या द्रव में विलेयता किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उनकी विलेयता जो होती है कैसी होती है, अलग अलग होती है। कैसे हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब तो इसका कोई एग्जांपल दीजिए आप, इसका कोई एग्जांपल आप दीजिए। इसका एग्जांपल हो गया। तो आप क्या करो, ऑक्सीजन को कहाँ घोल दो, पानी में। ऑक्सीजन को कहाँ घोल दो, पानी में, जल में। क्या ऑक्सीजन जो है जल में घुलनशील है,
कहाँ घुलनशील है, बहुत कम घुलनशील है लेकिन घुलनशील कैसा है, बहुत कम घुलनशील है। तो ये बात याद रखना पड़ेगा। गैस है ना, गैस को हमने किसमें बोला, द्रव में। तो गैस, ये गैस का ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है, O2। O2 क्या है हमारा, गैस है। गैस को कहाँ घोलेंगे, पानी में। जो विलायता में विलायक घोलना है, विलायक हमारा क्या है, पानी है। तो पानी में जैसे घोले तो हमारे पास पता चल गया कि सभी के लिए अलग अलग होता है, नहीं होता है। हाँ बात सही बता रहा था, ये विलेता सबके लिए अलग अलग होता है। हाँ आपने सही बताया। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि अलग अलग गैसों की जो द्रव में विलेयता होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। बात समझ में आया। आगे बताते हैं, जैसे CO2 या Cl आदि जल में अधिक घुलनशील होती है। जैसे अभी Cl को अगर आप पानी में घोल दोगे या Cl को अगर आप पानी में घोल दोगे तो ये ज्यादा घुलनशील हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ज्यादा घुलनशील हो जाते हैं। आप कहोगे ये कैसी बात करो, ज्यादा घुलनशील कैसे हो जाते हैं। अब देखो इनके आयन तोड़कर पानी में क्या हो जाते हैं, बिखरना चालू हो जाते हैं। इनके आयन जो होते हैं टूट कर क्या हो जाते हैं, पानी में बिखरना चालू हो जाते हैं। समझ आया। इसीलिए क्या हो जाते हैं, ज्यादा घुलनशील हो जाते हैं। कैसे घुलनशील हो जाते हैं, ज्यादा घुलनशील हो जाते हैं। ठीक, और बातें बता धीरे धीरे आप लोग लिख भी दिया करिए। जैसे जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होगा उसकी विलेयता भी उतनी अधिक होगी। जितना अवशोषण गुणांक कभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे याद रखना, जिस गैस की अवशोषण गुणांक, जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा, जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी विलेयता भी कितनी होगी, उतना ही अधिक होगी। मतलब अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा तो विलेयता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बात याद रखना, अवशोषण गुणांक अगर क्या होगा, ज्यादा होगा तो विलेयता भी कैसा होगा, बाबू साहब जल्दी बताओ, विलेयता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ना, हमने तो बताया ना ऐसे ही करके लिखेंगे, हम लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा नहीं लिखते। ठीक, थोड़ा हमारा लिखावट भी अच्छा भगवान ने दे दिया यार, अच्छा लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बस ये है ना कि अजीब सा हैबिट बन चुकी है लिखने को लेकर, सीक्वेंस से नहीं लिख पाते हैं ना। सीक्वेंस से लिखने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सीक्वेंस से लिख नहीं पाते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे आगे। अवशोषण गुणांक अगर ज्यादा होगा तो विलेयता भी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। अवशोषण गुणांक एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुले गैस का जो आयतन होता है, यहाँ से हम लोग उसके बारे में समझते हैं। अवशोषण गुणांक जिसे कहते हैं। अभी हम लोग अवशोषण गुणांक के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करना चाहते हैं, अवशोषण गुणांक के बारे में भी हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा, किसी गैस की जो द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसके बारे में बात करते हैं। मतलब कोई जो गैस है अगर द्रव में अगर विलीन है तो उसके जो कारक हैं, जिसको जो फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। अरे भाई हमने बोला ना ये द्रव में विलेयता कौन कौन से फैक्टर हैं, उस फैक्टरों के बारे में बात कर लेंगे। गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो सारी चीजों को लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम जो आपसे बोलना चाहते थे, हमारा एक कहने का मतलब है कि अभी हम केवल विलेयता पे फोकस करते हैं क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा विलेयता को लेकर। तो हम लोग केवल एक ही बात याद रखना, विलेयता। विलेयता का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, विलेयता बोलेंगे। क्या बोल देंगे, 100 ग्राम विलायक को हम लोग क्या बोलेंगे, विलेयता बोलेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है उसका नाम है हेनरी का नियम। क्या नाम है, हेनरी का नियम। मैं इस चीज को बहुत लंबा बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा बता सकता हूँ, लेकिन अभी हमें इससे ज्यादा मतलब भी नहीं, क्योंकि हमें सवाल जो सॉल्व करना पड़ेगा केवल 100 ग्राम लेकर चलना है। अगर स्कूल के एग्जाम में भी आएगा तो आपसे केवल पूछेगा विलेयता की डेफिनेशन दीजिए, तो आपसे इतना ज्यादा लंबा चौड़ा डिटेल में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो हम डिटेल में बता देंगे। ठीक, बाकी हमने क्लास में नॉर्मली क्लास में हमने सारी डिटेल में बताया होगा, सारी नॉर्मल चीजों को हमने पहले ही बता चुका हूं। ठीक, अब बताओ हेनरी का नियम क्या होता है। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ
क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जेई मेंस और नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसी साल का जब हमने उस संडे जब हमने टेस्ट कराया था 2026 के जब PYQ का जब हमने टेस्ट कराया था, तो आपने क्या देखा था कि हेनरी के नियम से 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। अभी अप्रैल अटेम्प्ट वाले गिन लोगे तो और ज्यादा ही निकल आएंगे। तो हमने एकदम हूबहू देखा कि भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन क्या थे, हेनरी के नियम पे सीधा सीधा आए हुए थे। तो हेनरी का नियम क्या, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जेई मेंस और नीट वालों का। किसका नियम? हेनरी का नियम। अब देखो हेनरी भाई साहब अपने नियम, आपको हेनरी आता ना, हेनरी मतलब कौन? हेनरी किसी वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो ये कहते क्या है, बताते क्या है? हेनरी का नियम कहता क्या है? कहता स्थिर ताप पर, पूरा लिख देना उसी बात को, कहते स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती होता है। ध्यान देना, सबसे पहली बात है हेनरी का नियम जो लागू होता है स्थिर ताप पर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने विलेयता के बारे में तो देख ही लिया है। विलेयता का मतलब 100 ग्राम विलायक। कितना ग्राम विलायक? 100 ग्राम विलायक। कह रहा है कि इसके ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता को हम लोग स्मॉल m से दिखा देते हैं। और कह रहा समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? तो दाब के समान। मैंने कहा समानुपातिक साइन ऐसा होता है ना। तो ये बोल क्या रहे हैं? कह रहे किसी गैस की जो द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होता है। अब एक लाइन ऐसे लिखो इस चीज को, कैसे? द्रव में विलेयता क्या होता है? समानुपाती होता है किसके? दाब के। किसके? दाब के। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेनरी का नियम डिफाइन क्या करना चाहता है, हेनरी का नियम बताना क्या चाहता है? सबसे पहली बात है हेनरी का नियम, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेनरी का नियम स्थिर ताप पर लागू होगा, फिक्स टेम्परेचर पर ही लागू होगा। पहली बात है, कभी भी कोई पूछे तो पहला काम क्या होता होगा कि हेनरी का नियम स्थिर ताप पर लागू होता है कि नहीं लागू होता है? आप कहोगे स्थिर ताप पर। और किसके लिए? गैस की द्रव में विलेयता। और किसके लिए होता है? गैस के लिए अधिकतर लागू होता है। किसके लिए लागू होता है अधिकतर? अधिकांशतः ये गैस के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है? गैस के लिए। अच्छा, अभी इसको हमने सॉल्व नहीं किया, तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। m बराबर में इस साइन को हटाते हो, जैसे तुमने ये कभी साइन हटाया होगा तो इसके यहाँ हटाने के बाद क्या ला देते हो? बराबर ला देते हो। नहीं ला देते? जैसे बराबर ला दिए भैया तो तुम्हारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है? k आ जाती है। अच्छा, ये k जो है, इस k का नाम क्या है? इस k का नाम है समानुपाती स्थिरांक। अब कई लोग, जो सबसे बड़ी जो गलती हम करने जा रहे हैं, हम भी गलती कर देते हैं, इस k का नाम हेनरी कांस्टेंट नहीं है, हेनरी स्थिरांक नहीं है। इस k का नाम हेनरी स्थिरांक नहीं है। ये ओनली फॉर अ कांस्टेंट, ये केवल और केवल एक स्थिरांक ही है। केवल और केवल क्या है? ये स्थिरांक। ये हेनरी स्थिरांक नहीं है। अच्छा, हेनरी स्थिरांक के बारे में कौन बताया था? लक्ष्मी डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। तो गलती मत कर देना, अभी बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात क्या है? हेनरी का नियम क्या बताता है? हेनरी का नियम किसके बारे में बता रहा है? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब की बताए सारी चीज। देखो, अभी थोड़ी देर पहले गैस की द्रव में विलेयता पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पढ़े थे ना। कितना लिंक टॉपिक है, कितना लिंक है कि नहीं लिंक है?
बाकी हमने जब इसको ज्यादा जब अच्छे तरीके से समझा रहे थे दिन जब तुमको, तो उसमें हमने बताया था सारी चीजों को। तो यहाँ पे देखना, पहला बात क्या आपको दिमाग में आना चाहिए, हेनरी का जब भी नियम लागू करोगे तो हेनरी का नियम किसके लिए लागू होता है? अधिकांशतः गैसों के लिए ही लागू होता है। अधिकांशतः किसके लिए लागू होता है? गैसों के लिए लागू होता है। लेकिन जैसे इन्होंने बात बोल दिया, इसके बाद एक व्यक्ति चले आए, घूमते टहलते एक व्यक्ति चले आए जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन का नाम था ना। डाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आपने उसका नाम कई बार सुना होगा, सुना ही नहीं सुना? डाल्टन तो वही डाल्टन है भाई साहब, जिस डाल्टन के बारे में आप सोच रहे हो वही डाल्टन है। ठीक, तो डाल्टन बताते क्या है? अब डाल्टन बताना चालू करेंगे। अभी तक हेनरी भैया ने बता दिया, जो बताना था हेनरी चाचा ने बता दिया। हेनरी चाचा ने सारी बात में बता दिया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है उसके दाब के समानुपाती रहती है। ठीक, ये गलती मत कर देना कि ये जगह हेनरी स्थिरांक मत देख के चले ना, बहुत मार खाओ। समझ आ रहा है ना? गलती मत कर देना। जब 50 बार रोक रहा हूँ तब भी लोग गलती कर देते हैं, तो गलती ये मत कर देना। ठीक है, तुमसे ज्यादा निवेदन है क्योंकि तुम यही कर दोगी बार बार। तो आइए, हेनरी का नियम हमने अगर देख लिया तो हेनरी का नियम का मतलब है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके नियम की तरफ चलते हैं, डाल्टन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? डाल्टन की तरफ। अच्छा, डाल्टन क्या खास बात करने चल रहे हैं? डाल्टन का नियम, डाल्टन का नियम वही हेनरी के नियम की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत है। मतलब जो डाल्टन जो बताने जा रहे हैं सब कुछ हेनरी का ही चोरी करके बताएंगे। ऐसी बात नहीं कि अपना इसको सोच समझ कर बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे। तो डाल्टन अभी तक जो हमारे हेनरी ने बताया था, हेनरी में क्या चल रहा था? हेनरी कह रहे थे जो विलेयता होता है वो किसके अनुपाती हो जाता है? दाब के। किसके दाब बराबर हो जाता है? दाब के। लेकिन अब यहाँ पर डाल्टन साहब क्या बोलने जा रहे हैं? ये आंशिक दाब और मोल प्रभाव ला रहे हैं। अभी तक देखो, हेनरी दो बातों को लेकर आए थे, इसीलिए मैं बहुत अच्छे तुम्हें बता रहा हूँ, बार बार चीजों बता रहा हूँ। हेनरी क्या होता है? अभी विलेयता लेकर आए थे और क्या लेकर आए थे? दाब लेकर आए थे। हेनरी दो लोगों को लेकर आए थे, एक विलेयता को लेकर आए थे और दूसरा किसको लेकर आए थे? दाब को लेकर आए थे। लेकिन 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 डाल्टन किसको लेकर आ रहे हैं? मोल प्रभाव को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? मोल फ्रैक्शन को लेकर आएंगे। और किसको लेकर आएंगे? मोल फ्रैक्शन के साथ साथ किसको लेकर आएंगे? आंशिक दाब को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? आंशिक दाब को। आंशिक दाब को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? आंशिक दाब को लेकर आएंगे। ध्यान में रखना सारी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाल्टन किसको किसको लेकर आएंगे? मोल प्रभाव को लेकर आएंगे। दूसरा किसको लेकर आएंगे? आंशिक दाब को। इसीलिए मैं बार बार टॉपिक को लिंक कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको दिक्कत ना हो। हेनरी का नियम क्या कहता है? एम प्रोपोर्शनलिटी केपी, एम प्रोपोर्शनलिटी केपी हो जाता है। ये के क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू, एक स्थिरांक है। अब जल्दी से कोई बोला हेनरी स्थिरांक, मारेंगे झापड़, समझे? खासकर तुम बता रहे हैं। हाँ, तो हम मारने में एक बार भी हिचकिचाते नहीं है, तुरंत मार देंगे। तो के क्या है भैया? तुमसे बताओ, स्थिरांक है। हेनरी स्थिरांक तो नहीं है, स्थिरांक है। ठीक है, तो अब डाल्टन क्या बताने चल रहे हैं? डाल्टन कह रहे हैं गैस का आंशिक दाब, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मोल प्रभाव पर। अच्छा, अब देखो, ये जो बोलना चाहते हैं ना, इन्होंने विलेयता के साथ साथ मोल प्रभावों की बात भी व्याख्या की है। तो डाल्टन जो बात करने चल रही है, अच्छा, ये मोल प्रभाव के साथ साथ विलेयता को भी लिए। ऐसी बात नहीं, कई कई जगह आपको विलेयता भी लिखेगा, कई कई जगह मोल प्रभाव लिखेगा। लेकिन अधिकतर हम लोग जो डिफाइन कर देते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? मोल प्रभाव को लेकर बात करते हैं। अच्छा, मोल प्रभाव जल्दी से क्या होता है एक बार जल्दी बता दो। मोल प्रभाव क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, किसी विलयन में उपस्थित, क्या बोलोगे? किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की, दिख रहा है? मोलों की संख्या अपान में दोनों घटकों में उपस्थित, दोनों घटकों में उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाता है? हमारा भैया मोल प्रभाव कहलाता है। अच्छा, मोल प्रभाव को दिखाते किससे हैं? एक्स से। किससे दिखाते हैं?
अच्छा, अब विलेता तो कोई नहीं पूछेगा विलेता क्या है, तुम विलेता तो नहीं पूछोगे, विलेता होगा, विलेता माने 100 ग्राम विलायक, कितना 100 ग्राम विलायक, ठीक। तो किसी एक घटक, अच्छा घटक कितने होते हैं जल्दी बताओ, घटक के बारे में बताओ जल्दी से। घटक कितने होते हैं? 5। 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। कौन कौन होता है ये सब? पहला कौन सा था? विलेय। दूसरा कौन सा? विलायक। तो देखो, जब भी हम मोल प्रभाव निकालते हैं, मोल प्रभाव से दिखाते हैं एक्स, किससे दिखाते हैं? एक्स। मैंने कहा एक्स ए लिख दिया, तो यहाँ कह रहा है ना किसी एक घटक, इस घटक की बात करनी है एन ए, एन माने मूल, एन माने मूल ए, और नीचे क्या कुल घटक, तो क्या लिखोगे? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो जाता है? हमारा मोल प्रभाव हो जाता है। क्या हो जाता है? मोल। तो मोल प्रभाव की डेफिनेशन देखो, एकदम आसान भाषा में, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाव कहते हैं। अच्छा, अगर आपने ऐसे लिख लिया, ऐसे समझ लिया, तो आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं ना। किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को, बटका माने, बटा माने क्या होता है? बटा माने क्या होता है? अनुपात। बटा माने क्या होता है? प्रांजल। अनुपात क्या कहलाता है हमारा? क्या कहलाता है? मोल प्रभाव कहलाता है। याद रहेगा, पूछा जाता है, यार पूछा जाता है, आता है एग्जाम में। अच्छा, कोई मुझसे बोले मोल कैसे निकाला जाता है? अब तो ये मत बोलना भार बटे अणुभार, बहुत मार मारूंगा तो पूछा मुझसे, तो मोल कैसे निकालते हो? भार बटे में अणुभार। हाँ, हमको पता है कई लोगों को नहीं आता है, लेकिन पूछते नहीं है। मोल कैसे निकाला जाता है? भार बटे में अणुभार, ठीक। तो आओ फिर से किसके पास आ जाते हैं हम लोग? डाल्टन के पास आ जाते हैं। डाल्टन को पहले समझने से पहले इतनी चीजें समझना जरूरी था, समझ नहीं होंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो डाल्टन क्या बोलना चाहते हैं? डाल्टन ने दो बातों की बात की, आंशिक दाब और मोल प्रभाव। कह रहे हैं जो मोल प्रभाव होता है, क्या बोल रहे हैं जल्दी बताओ? जो मोल प्रभाव होता है या जो आंशिक दाब जो होता है, किसके अनुपाती हो जाता है? मोल प्रभाव के। किसके अनुपाती हो जाता है? मोल प्रभाव के। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं जो आंशिक जो दाब है, आंशिक दाब जो है किसके अनुक्रमानुपाती हो जाता है? मोल प्रभाव के। किसके? मोल प्रभाव के। जल्दी से बताओ इनकी डेफिनेशन क्या कहती है? इनकी डेफिनेशन क्या कह रही है? कह रहे हैं कि बताओ इनकी डेफिनेशन क्या कह रही है? किसी स्थिर ताप पर गैस के पहली बात, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाव, अच्छा गैस के ही बारे में बात करना है, गैस के मोल प्रभाव के क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। मतलब आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाव के, अच्छा गैस के बारे में हम लोग यही तो बता रहे हैं ना, व्याख्या कर रहे थे, गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती हो जाता है। अब बताओ जल्दी से, अरे यार थोड़े ऐसा होता है, ठीक। इसको हटाओगे तो क्या लाओगे? अब इसको हटाओ, चलो क्या लाओगे? के एच लाओगे इंटू एक्स। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे? जो डाल्टन ने बताया, डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने कहा कि जो आंशिक दाब होता है वो मोल प्रभाव, किसके? गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? गैस आंशिक दाब के, हाँ गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। अच्छा, ये जो केएच है, ये जो केएच क्या बता रहा है तुमको? हेनरी का। अब ये हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी स्थिरांक ये है। हेनरी स्थिरांक कौन सा है? ये तुम्हारा हेनरी स्थिरांक है। ये तुम्हारा क्या है? हेनरी स्थिरांक तुम्हारा ये। तुम उधर बैठो, तुम उधर बैठ जाओ। हेनरी स्थिरांक तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा हेनरी स्थिरांक है। समझ में आएंगे? समझ आया? यही तुम्हारा हेनरी स्थिरांक है। अच्छा, केएच का मान सभी गैसों के लिए, ये जो केएच का मान है, ये केएच का मान सभी गैसों के लिए, केएच का मान जो बहुत, ये क्वेश्चन तुमको आया था नहीं आया था? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में था, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। केएच का मान सभी गैसों के लिए, सभी गैस के लिए, सभी गैस के लिए, गैस के लिए कैसा होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है,
अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अगर KH का मान अधिक तो विलेयता कम हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने अभी उसी दिन बताया था। अगर KH का मान अधिक हो गया, KH का मान अगर तुम्हारा अधिक हो गया, विलेयता अपने आप क्या हो जाएगी? घट जाएगी। विलेयता क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी। अगर KH का मान कम हो गया तो विलेयता क्या हो जाएगी? बताओ जल्दी से। बढ़ जाएगी। ये सब बताया हूं नहीं बताया हूं? अभी उसी दिन जब मैंने टेस्ट कराया था ये सारी बात बताया था। बताया था नहीं बताया था ना? जो देख रहे हैं वीडियो उनसे भी बोल रहे हैं। अगर आप थे यहाँ पर क्लास में तो आपसे मैंने ये चीज बताया था कि KH की अगर वैल्यू बढ़ रही तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। अगर KH की वैल्यू घट रही है तो विलेयता क्या होगी? बढ़ रही है। अच्छा, जल्दी से इसका एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। जल्दी से क्या करते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाना तो यहाँ बना ग्राफ। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका कॉन्स्टेंटली ग्राफ बनेगा ऐसे ऐसे। अच्छा, इधर क्या रखें, इधर क्या रखें? बड़ा कंफ्यूजन है, कौन किधर रखें? तो कांस्टेंट ग्राफ में आप इधर साइड आपसी दाब रख दीजिए, इधर प्रेशर रख दीजिए और इधर क्या रख दीजिए? एक्स गैस रख दीजिए। एक्स गैस का मतलब क्या? मोल प्रवाह। पी माने क्या? आंशिक दाब। अभी तक हमने जितना पढ़ा एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। हाँ, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। चलो बताओ, विलेयता किसे कहते हैं? अच्छा, अब ये नहीं कि एकदम शुरुआत से रिवीजन करना चालू करें ना, एकदम बेसिक जहां आज तक पढ़ा है हम लोगों ने। पहले हमने क्या बताया? विलेयता के बारे में बताया। 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ। ठीक है, उसका हमने मोल प्रवाह के बारे में बताया, हेनरी के बारे में बताया। उसका हेनरी के बाद बताया किसके बारे में? डाल्टन के बारे में बताया ना। अच्छा, मोल प्रवाह याद रखना। मोल प्रवाह क्या होता है? मैंने ये चीज बताया, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कह देते हैं? मोल प्रवाह कह देते हैं। अच्छा, मोल प्रवाह किसके नियम में आता है? तो डाल्टन के नियम में आता है। हेनरी कांस्टेंट किसके नियम में आता है? हेनरी कांस्टेंट किसके नियम में आता है? डाल्टन। अच्छा, ये आपके जब भी एग्जाम होगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये 100% तुमका ये दिखेंगे और 100% तुमका ये दिखेंगे। 100% वाले क्वेश्चन है। अगर तुम कहो हमको नहीं आ रहा है तो भाई साहब मैं तुम्हें नहीं समझा पाया। समझा है? अगर तुम कहो नहीं आया तो मैं नहीं समझा पाया। मुझे इतना श्योरिटी है, अगर मैंने जिसको समझाया है 100% उसको समझ आया है। 100% तुम्हें आया कि नहीं आया? याद हुआ कि नहीं याद हुआ ना? अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा लाइट की चमक बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमें खुद ही नहीं दिखाई दे रहा, हम दूसरों की क्या बात करें। हम भी आंख में इतना भयानक रोशनी आ रही है, कभी हमने पढ़ाया भी नहीं है, इतनी ज्यादा रोशनी आ रही है। तो लेकिन क्या बताएं, करना पड़ेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें, हाँ मन करे डिसलाइक भी करें। ठीक है, अगर अच्छा ना लगे डिसलाइक भी करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सराहना कीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे आप हमारे बारे में आलोचना करिए, लेकिन आप निष्क्रिय मत होइए। आप निष्क्रिय होकर काम मत करिए। आप क्या करिए? सिंपल सी बात में है, मेरा जो कहना मैं कहता हूँ एकदम साफ साफ कहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, अगर आपको अच्छा ना लगे आप डिसलाइक करिए, अनसब्सक्राइब करिए और कमेंट में अच्छा खासा हमें कमियां हमारी जरूर बता दें। बाकी मैं आपसे किसी प्रकार का सहयोग की भावना नहीं रखता हूं। अगर आप सहयोग करें ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी सही है। बाकी आप सभी का धन्यवाद, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।